हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये आपको 5 नंबर में दे सकता है बिहार बोर्ड। तो चलिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो कई बार बिहार बोर्ड रिपीट भी किया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई। इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाया गया। लेनिन ने राष्ट्रीयकरण की नीति को वापस लिया और उत्पादन में निजी स्वामित्व को स्थापित किया। इस नीति को उसने राजनीति की संज्ञा दी। इस नई आर्थिक नीति के तहत समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन कर पूंजी व्यवस्था की ओर लौटने का निश्चय किया गया। इसके द्वारा कृषकों को खुले बाजार में अनाज बेचने की आज्ञा दी गई। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा व्यवहार आरंभ किया गया। मजदूरों को नगद मजदूरी दी गई। विदेशियों को रूस में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लिहाजा रूस की अर्थव्यवस्था एक बार प्रगतिशील हो गई। लेकिन लेनिन ने पुनः राष्ट्रीयकरण की नीति लागू कर दी और उत्पादन वृद्धि को बनाए रखने के में सफलता हासिल की। तो इसका 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर यही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का है। ये क्वेश्चन कहता है, 1884 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसका आंसर कहता है 1848 की क्रांति का मूल स्रोत प्रतिक्रियावादी शक्तियों की दमनकारी नीति में निहित था। इसके साथ ही भौतिक परिवर्तन थे जो वैचारिक जगत को प्रभावित कर रहे थे। इसका उद्देश्य निरंकुश राजशाही एवं पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना था। फरवरी क्रांति के कारण फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने ऊपर से स्वर्णित मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन कर सबको संपन्न करने का प्रयास किया, परंतु अंदर ही अंदर वह अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। उपयुक्त मनोदशा की पूर्ति के लिए 1840 में प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसकी नीतियों से जन असंतोष भड़क उठा। सुधारवादियों के नेता थेथर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज के आयोजन के साथ ही क्रांति का सूत्रपात किया। अतः 24 फरवरी को 16 वर्षों को साथ क्रांति आरंभ हो गए। अगला क्वेश्चन कहता है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इसका आंसर कहता है 19वीं सदी के आरंभ में जर्मनी विभक्त और दुर्बल था, तो इटली एक भौगोलिक अविभक्ति मात्र था। फ्रांसीसी क्रांति तथा विशेषकर नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों ने राष्ट्रवाद की भावना को इटली और जर्मनी के प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीयता का शंखनाद ध्वनित होने लगा। लोगों में एकता की भावना आ गई। लेकिन ऑस्ट्रिया का परिवर्तन विरोधी नीति ने इटली और जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा को और भी विगवती बना दिया। उसके दृष्टिकोण में एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। लिहाजा इटली के मसीहा मेजिन काबूर और गैरिबाल्डी तथा बिस्मार्क के दूरदर्शी नीति के ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित कर दिया, जिसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण का सपना साकार हुआ। तो इसका आंसर होगा यही दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का है ये। और पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, समाजवाद का जन्म पूंजीवाद के गर्भ से हुआ है। इसका उद्देश्य है वर्गहीन समाज की स्थापना। तात्पर्यता, समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें उत्पादन के साधनों, भूमि, जल, कारखाना इत्यादि पर थोड़े से व्यक्तियों के स्वामित्व के बदले सारे समाज का स्वामित्व हो।
आर्थिक जीवन के नियमन द्वारा व्यक्तिगत असमानता को दूर करना ही समाजवाद है। अगला क्वेश्चन कहता है मेजिन कौन था? इसका आंसर होगा इटली के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय चेतना और भावात्मक जुड़ाव का मसीहा था। जेनेफे मेजिनी, जो मानवतावाद के आदर्श से प्रेरित और मुक्ति की आकांक्षा से ओतप्रोत था, उन्होंने 1831 में यंग इटली सोसाइटी की स्थापना कर इटली वासियों में मेजिनी के जुझारू आदर्श का आरोपण किया। इस तरह इटली एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसका आंसर होगा आंसर यही दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका आंसर कहता है सर्वप्रथम जर्मनी राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक विभक्त देश था, जिसमें लगभग 300 राज्य थे। दूसरा, जर्मनी की राज्य भौगोलिक दृष्टि से भिन्न आकार के थे। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विभेदीकरण भी था। अगला क्वेश्चन कहता है मेटरनिख युग क्या है? तो इसका उत्तर होगा यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 33 वर्षों का काल मेटरनिख युग का नाम से जाना जाता है। उक्त युग के विशेषता फ्रांसीसी क्रांति के संभावों को यथासंभव स्थिति में लाने का प्रयास था। तात्पर्य मेटरनिख युग का मूलमंत्र ही परिवर्तन का विरोध था। अगला क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर 1815 के वियना कांग्रेस के मुख्य लक्षण को लिखें। इसका आंसर कहता है वियना कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य का था कि 1889 से 1815 तक की घटनाओं के पुनरावृत्ति न हो। तात्पर्य क्रांति और नेपोलियन की क्रांतित्व को समाप्त करना था, जिसमें यूरोप को यथासंभव यथास्थिति स्थापित हो सके। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता है 1815 में वियना संधि नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया? इसका आंसर होगा वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन द्वारा परिवर्तित मानचित्र व विचारों को समाप्त करना था, लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ बनाया था उसे ही परिवर्तित किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है जालबेरिन क्या थी? तो इसका आंसर कहता है जालबेरिन 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया था। इसका लक्ष्य जर्मनों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में सूत्रबद्ध करना था। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को स्वीकृत किया। तो इसका